कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान उठा सकते हैं आत्मा संचालित प्रत्यक्षण योजना से लाभ। वैज्ञानिकों ने किया फल और फूल उत्पादन बढ़ाने वाली तकनीक का विकास। चना के रोगरोधी किस्मों में चुने अवरोधी नामक उन्नत प्रभेद। और अब समाचार विस्तार से। उपज में बढ़ोतरी के लिए नई किस्मों का विकास किया जाता है और कृषि को उन्नत बनाने के लिए नई कृषि तकनीकें इजाद की जाती है। इसी काम को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा द्वारा प्रत्यक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत नई किस्मों और तकनीकों का संबद्ध कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्षण किया जाता है। इसमें प्रति प्रत्यक्षण 4,000 रुपये देने का प्रावधान है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे फल, फूल और बीजों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड जीनोमिक्स में इस नई प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली के तहत पौधे और फूलों को नुकसान पहुंचाने वाले कोलेक्टोरिकम टेफिल्डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नए तरीके से बदलाव लाया गया है, जिससे पौधे ज़्यादा संख्या में फल, फूल और बीज पैदा करने में सक्षम हो सकें। किसान भाई, अगर आप सरसों फसल की खेती कर रहे हैं तो मृदु रोमिल असीता रोग के प्रति सावधान रहें। इस रोग का लक्षण है कि पत्तियों पर छोटे छोटे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड दवा से बने घोल का छिड़काव करें। सरसों फसल में मृदु रोमिल असीता रोग लग जाए तो पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शिथिल होने से पौधों के अन्य हिस्सों का विकास भी बाधित हो जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। जो सरसों में जो मुख्य रोग लगते हैं, एक है मृदुरोमिल आसिता रोग, जो इसका मुख्य लक्षण जो है वो रुइनामा छोटे छोटे काले धब्बे नजर आते हैं और ये आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और सतह के नीचे मृदुरोमिल रुइनामा ग्रोथ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। जो किसान दलहनी फसल चना की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल को विल्ट रोग से बचाने के लिए रोगरोधी प्रभेद का चयन करें। ये प्रभेद कौन से हैं, आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। अभी तक जो विल्ट अवरोधी जो किस्म है वो अवरोधी नाम से ही चना का किस्म आता है। जो आपका विल्ट का जो भी रोग होता है चने में, उसमें उसके लिए प्रतिरोधी क्षमता है। तो किसान भाइयों, यदि अवरोधी किस्म आपको बाज़ार में उपलब्ध हो या अच्छे दुकान में उपलब्ध हो या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध हो या अन्य जगह पर उपलब्ध हो, तो अवरोधी की किस्म लगाएंगे तो उसमें जो विल्ट का जो समस्या है, यानी पौधा सूखने की समस्या जो बाद में है, वो नहीं आएगी। जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं वो अपने 8-10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चैन शॉ का उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं। इस मौसम में कई सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट लगने का खतरा रहता है। लाल मकड़ी कीट के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाई इस कीट की रोकथाम के लिए डाइकोफॉल या इथियान नामक दवा की 18.5 मिलीलीटर मात्रा में नीम का साबुन या नीम का तेल मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4200 रुपए, गेहूँ 1650 रुपए से 1800 रुपए, चना 3200 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6500 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 6000 रुपए से 6600 रुपए, दाल चना 3600 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत। हमको लगता है कि स्वागत तो किए, लेकिन जानकारी भी लेकर के आए हैं। लेकिन जानकारी से पहले ले लेते हैं छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जानकारियों का सिलसिला हम शुरू करें। तो सिलसिला शुरू हो चुका है कितनी भाऊजी, बिल्कुल। लेकिन जानकारी आज क्या हम लोग देंगे अपने किसान आज भाई हम बहनों अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दिलाने वाले हैं सब्जी। अभी हमारे किसान भाई सब्जी की खेती बहुत अधिक मात्रा में कर रहे एकदम हैं। पूरा एकदम कचकचा के सब्जी इस बार हो रहा है। तो सब्जी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह किया जाए? अच्छा, उसमें तो बहुत सारा सूक्ष्म नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, फसलों को, पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्फूर है, पोटास है ना, बोरॉन है। ऐसा कितनी जानकारी हम मंगरा को, यही हम देखना चाह रहे थे। हम तो विशेषज्ञ साहब को बहुत ध्यान से हम सुनते हैं और देखते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा मैंने इतना सा तो जानकारी हुआ है। तो ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो सभी फसलों की खेती कर रहे हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का कैसे प्रबंधन करें और क्या इसकी अहमियत है, क्या खासियत है, कैसे ये काम किया जाए, इसके लिए हम आपको जानकारी दिलवाएंगे। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एसके नायक जी। जिस तरह से हमें और आपको पोषक तत्वों की कमी से कई तरह के रोग हो सकते हैं, उसी तरह से हमारी साग सब्जियों को, हमारी वनस्पति को भी कई तरह के रोग हो सकते हैं। और इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एसके नायक जी। तो सबसे पहला हम ये जानना चाहेंगे कि वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते क्या हैं आखिर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है कि ये बहुत कम मात्रा में पोषक चाहिए। जैसे आदमी में, जैसे आप बता रहे हैं कि आदमी के लिए चाहिए कि जैसे हम लेते हैं जिंक, लेते हैं जिंकोविट जैसे बच्चे को दिया जाता है, या आयरन टैबलेट जो दिया जाता है, उसी हिसाब से भी पौधा को भी चाहिए, सब्जी पौधा को भी चाहिए। उसमें जो है कि आपका है आयरन है, मैंगनीज़ है,
जिंक है, कपर है, बोरन है, मोलिब्डेनम है, यही सब जो चीज़ होता है ये कम मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, जो कि किसान भाइयों को, बहुत लोग को मालूम नहीं होता है। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, उसमें NPK डाल देते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो पोटास है, मुख्य पोषक तत्व डाल के छोड़ देते हैं और उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। तब जाके उसमें पैदावार में, उसका स्वाद में उसका कमी आता है, या फलदार जो जितना जैसे साइज होना चाहिए उतना बढ़भार नहीं हो पाता है, या टेढ़ा मेढ़ा जो फल हो जाता है उसके कारण ही होता है। तब ये उतना मार्केटेबल यील्ड उसको नहीं मिलता है। तो डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि इसको नहीं डालने से उन किसानों को क्या दिक्कत हो सकती है, उनको फसलों को क्या समस्या हो सकती है? हाँ, अगर ये नहीं डालते हैं, खाली अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास डाल देते हैं, तब ये पौधा में इम्बैलेंस हो जाता है। कोई भी अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तब उसमें कीड़ा अटैक होता है, आपका बीमारी होता है। अगर सही स्वस्थ रहेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, मिट्टी स्वस्थ रहेगा, तो ये बीमारी और कीड़ा का प्रकोप नहीं रहेगा। तो पहले हमको स्वस्थ मिट्टी करना होगा, उसके बाद स्वस्थ पौधा होगा। तो इसके लिए हमको बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। ये NPK के साथ साथ हम इसमें अगर जिंक सल्फेट डालते हैं, मिट्टी के जब गोड़ाई करते हैं उसमें अगर 20 kg जैसा, उसमें 10 से 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट डाला जाता है, या आपका बोरन का छिड़काव करते हैं, या उसमें आप कपर सल्फेट अगर एक मिलता है उसमें अगर छिड़काव करते हैं, तब जाके इसमें आपका बढ़भार बढ़ता है। अगर हम एक एक करके उसका अगर हम लेते हैं, उसका कमी से क्या होता है, पहले हम लेते हैं कि बोरन की कमी से। अगर आप देखेंगे अभी आपका बहुत लोग किसान भाई लोग जो क्या है, अभी गोभी लगाए हुए हैं, फूल गोभी लगाए हुए हैं, उनमें अभी एक बीमारी तो हम नहीं बोलेंगे, उसमें एक कमी दिखती है। आपका फूल में छितर जाता होगा, या आप में उसमें धब्बे दिखता होगा, और ये उसका कारण होता है कि बोरन की कमी है। अगर इसी टाइम में अगर आप फूल गोभी अगर लगाए होंगे, तो अगर फूल नहीं आया होगा तब जाके इसको छिड़काव किया जाता है। इसका जो मात्रा है, बोरन की जो मात्रा हम बोलते हैं, बोरन तो एक पोषक तत्व हो जाता है जो बाज़ार में मिलता है, उसका जो खाद के नाम से, एक तो है बोरिक एसिड के नाम से मिलता है, दूसरा हो जाता है कि सोलुबोर के नाम से मिलता है, और बोरन 20 के नाम से मिलता है। कोई भी आप इसमें जो खाद है ले सकते हैं, बोरन 20 हुआ, सोलुबोर हुआ, या बोरिक एसिड हुआ। इसकी मात्रा जो है आप क्या करेंगे, जब गोभी लगाते हैं, गोभी लगाने के 10 दिन के रोपाई के बाद उसमें 10 दिन के अंतराल में आपको ये जो बोरन का मैंने बताया जो 3 खाद, कोई भी एक खाद लेके उसमें 3 बार आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करने के लिए आप उसमें क्या क्या करना है, 20 लीटर पानी आप ले लीजिए, 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरिक एसिड लीजिए, और नहीं तो अगर बोरिक एसिड नहीं मिला तो आपका सोलुबोर ले लीजिए। साथ ही साथ उसमें आपको 100 ग्राम यूरिया डालना होगा, और उसमें आपका स्टिकर डालना होगा। मतलब स्टिकर मतलब उसको चिपक, कोई भी चिपक जो शैम्पू या डाल सकते हैं। तो 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरिक एसिड हुआ, साथ ही साथ 100 ग्राम यूरिया हुआ, चिपक हुआ। इसको जो घोल बनेगा, इस घोल को आपको 10 दिन के अंतराल में आपको 3 बार छिड़काव करना है। छिड़काव करने का जो मैंने बताया 10 दिन के रोपाई के बाद 10 10 10 मतलब आपको 30 दिन तक ये आपका छिड़काव चलेगा। उसके बाद ही आपका जो फूल आ जाता है, तब जाके आपका ये आपका जो फूल जो छितर जाता है वो नहीं छितरेगा, या आपका जो धब्बे हो जाता है वो नहीं दिखेगा। आपका फूल जो है, फूल गोभी जो है टाइट रहेगा। और ये जो है ये हानिकारक नहीं है आदमी के लिए भी, जैसे हम पोषक तत्व तो चाहिए, बोरन भी हमें चाहिए, तो ये हानिकारक नहीं है। ये छिड़काव करते हैं तो आपका फूल टाइट रहेगा, सफ़ेद दिखेगा। और इसी हिसाब से अगर हम लेते हैं, और एक कारण होता है कि फूल गोभी में आप जब देखेंगे पत्ता थोड़ा सा आपका मोटापन लगता है, जब हाथ में छू के देखेंगे थोड़ा मोटापन लगेगा, और आपका कर्ल हो जाता है, मतलब ऊपर की तरफ पत्ता मुड़ जाता है। ये इसका कारण है कि कपर की कमी से आपका मोटा हो जाता है और पत्ता ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है। इससे क्या होता है, आपका फूल का जो साइज है नहीं बन पाता है। अगर पत्ता में कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा तो उसका असर दिखता है आपका फूल में। क्योंकि आपका कोई भी पत्ता ले लीजिए, वो किचन हाउस है पौधा का, क्योंकि किचन हाउस में कोई भी गड़बड़ी होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। खाना नहीं बन पाने से उसका खाना नहीं बनेगा तो टोटली उसका फलन में असर आएगा। तब पहले हमको पत्ता को सुधारना होगा। तो उसके लिए अगर आपका ऐसे दिख रहा है, मोटापन लग रहा है, तो आप उसमें आपको कपर सल्फेट नामक एक खाद मिलता है, उसको आपको छिड़काव करना है। उसमें आप क्या करेंगे, 20 लीटर पानी में 20 ग्राम कपर सल्फेट जो खाद है उसको आपको डालना होगा। साथ ही साथ उसमें आपको चिपक डालना होगा।
और इसको आपको छिड़काव करना होगा। 10 दिन के अंतराल में आपको 2 बार इसको छिड़काव करना होगा। उसके बाद आता है कि जिंक सल्फेट। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये हमारा बहुत सारा यहाँ का ज़मीन में कम पाई जाती है, लेकिन ज़मीन में है लेकिन कम पौधा के पास पहुँचती है। इसके लिए आपको जिंक सल्फेट नामक एक खाद मिलता है, उसको आपको छिड़काव करना होगा। इसकी भी मात्रा है कि आपका 20 ग्राम जिंक सल्फेट 20 लीटर पानी में घोल बना के आपको इसको भी 10 दिन के अंतराल में आपको ये छिड़काव करना होगा। ये जितना भी है सभी सब्जी के लिए जो बताया, एक तो फूल गोभी के लिए मैं बताया था बोरान, बाकी फसल में इसका कारण हम बता रहे हैं कि जैसे आपका भिंडी में, अगर भिंडी ले लीजिए, अगर भिंडी लगाते हैं तो उसमें भिंडी अगर जो टेढ़ा हो जाता है, बाज़ार में आप देखेंगे सीधा सीधा टेढ़ मिलता नहीं, कोई टेढ़ा भिंडी मिलता है। और कोई भी डिस्कलर हो जाता है, फल में कोई डिस्कलरेशन हो जाता है, वो भी उसका बोरॉन की कमी से होता है। हमारा जो टमाटर है, टमाटर तो लगाए हैं लेकिन नीचे से सूख जा रहा है या सड़ जा रहा है, बहुत लोग का कंप्लेन होता है। ये कैल्शियम की कमी से होता है। और एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसके कमी से ये फसल जो है, ये टमाटर का जो फल है उसमें सड़ने लगता है। क्योंकि यहाँ का जो ज़मीन है, यहाँ का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है। इस अम्लीय मिट्टी में कम मात्रा में है हमारा जो कैल्शियम का जो पोषक तत्व है, बहुत कम मात्रा में है। तो जब भी ज़मीन तैयारी करते हैं यस मतलब जो अम्लीय मिट्टी में, तो चूना डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर चूना नहीं डाल पाने से, अगर आप नहीं डाल पाए हैं और आपका फसल जो है नीचे से मतलब सूख जा रहा है, तो उस टाइम में वो फल तो नहीं बचा पाएंगे, वो फल सड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। बाकी फल को बचाने के लिए आपको उसमें कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट नामक एक खाद मिलता है, उसमें आपको छिड़काव करना होगा। जो कैल्शियम सल्फेट है उसको आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना होगा, तब जाके आपका ये बाकी फल में जो है नहीं सूखेगा। इसी हिसाब से आप मतलब पोषक तत्वों की सही उपाय आप मतलब अपना के उसमें डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है। वाकई ये जानकारी, जैसे आपने कहा कि भाई सारी जानकारी आप विशेषज्ञ के द्वारा ही लेते हैं, तो हमारे किसान भाई बहन भी, हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ ने जो बताया है उस पर अमल करें तो निश्चित ही उनको भी इतनी ही ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। जानकारी होगी तो हम अपने खेती में अमल करेंगे, उपज बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, और यही हमारी ख्वाहिश है। खुशहाल किसान खुशहाल राज्य। तो अब हमको लगता है कि एक और छोटा सा विराम ले लिया जाए, संदेश दिखाया जाए किसान भाई बहनों को। बिल्कुल, तो चलिए आइए लेते हैं छोटा सा विराम और देखते हैं ये संदेश। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ, तो कृषक बंधुओं हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमार जी। कुमार जी, आपको बहुत बहुत जोहार। जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। चलिए, जोहार तो आपने कर दिया। आप ये बताइए कि आज हमारे किसान भाई बहनों को आप किस चीज़ की जानकारी दिलाने वाले हैं? आज हम बताने जा रहे हैं किसान भाइयों, सुन के आपको भी अच्छा लगेगा और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा। यूँ तो झारखंड में हर तरह की फसल की खेती की जाती है, उसमें प्रमुख है रामदाने की खेती। उसमें रामदाने की खेती में कौन सा प्रभेद का चुनाव करें जिससे आपकी उपज अच्छी हो और आपका उत्पादन बढ़े, और साथ ही साथ कि रामदाना की खेती हम लोग कैसे करें, किन बातों का ख्याल रखें, ये भी हमको लगता है कि हम लोग अपने किसान भाई बंधुओं को जानकारी दें। और साथ में प्रभेद तो भाई होना ही होना, वो तो महत्वपूर्ण है एकदम बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए कि इसकी खेती कैसे की जाए, इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयलाल महतो, तो आइए जानते हैं उनसे। आज हम BAU में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ हैं आज डॉक्टर जयलाल महतो साहब। नमस्कार सर, जो हमें आज बताएंगे रामदाने की खेती के बारे में। सर, आपसे पहला जवाब ये होगा कि रामदाने की जब हम खेती करते हैं, किसान भाई करते हैं, तो उसमें खेत की तैयारी कैसे की जाए? ठीक, किसान भाई,
रामदाना को तो आप जानते हैं, वैसे इसको हम चौलाई के रूप में भी जानते हैं। अब आजकल आप टीवी में देखते होंगे कि चौलाई के विषय में बोला जाता है कि विटामिन ए की कमी के लिए चौलाई के जो साग है वो बच्चों को खिलाया करें। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि जब भी चौलाई की खेती करना हो तो थोड़ा सा आप जो है इसके खेत का अच्छी तरह तैयारी करें। कहने का मतलब है कि खेत की तैयारी करने के लिए उस अच्छी तरह से ज़मीन को भुरभुरा बना दें। कहने का मतलब कि जो ढेला वाला ज़मीन होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें नमी इस तरह से तैयारी करें कि ज़मीन जो मिट्टी हो वो भुरभुरा हो। अब भुरभुरा होने के चलते है कि चूँकि इसका बीज जो है बहुत छोटा छोटा होता है, अगर थोड़ा सा भी ढेला पड़ेगा ना तो मतलब कि उसका अंकुरन कम हो जाएगा। अंकुरन कम हो, पौधा की कमी होगी और उसके अंदर जिससे कि उपज आपका होगा। तो ये बात को ध्यान रखें कि और सभी फसल के तुलना में आप जो है चौलाई का या रामदाना की जो है खेत की तैयारी एकदम बहुत महीन करें। जैसे आटे मतलब कि गेहूं की खेती करते हैं उस तरह से इसकी खेत की तैयारी होनी चाहिए। अभी जो रामदाने की खेती करते हैं उनको आप किस्मों का चुनाव के लिए आप उनके क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ से किस्मों की अभी तक जो है अच्छी अच्छी किस्में निकल गई है। जैसे 3-4 किस्म जो है हम लोग के यहाँ झारखंड के लिए रिकमेंडेड है। उसको बोलते हैं GA1, GA2, GA3, GA4 स्वर्णा। ठीक है, इन सारी जो है वैरायटी जो है हमारे झारखंड के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, उसके बाद में आप ध्यान रखें कि चौलाई की खेती के लिए आप जो है इसकी प्लांट से प्लांट की दूरी मतलब कि दूरी जो है 15 सेंटीमीटर रखें और जब भी आप लाइन से लाइन की दूरी रखें तो वो जो है 45 सेंटीमीटर की हो। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे अपना एक सवाल। जब ये किसान भाई इसकी खेती करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र कीटनाशक ये किस हिसाब से कितने डालें, जैसे वो उनका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका एरिया जितना है उसके अनुसार से नाप लें, उसी के हिसाब से आप जो है उसको दें। उसके बाद में जो है फॉस्फेट जो है वो जो है 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसके बाद में जो है फॉस्फेट जो है वो जो है आप 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें। ये चूँकि इसमें प्रोटीन की भी मात्रा है तो सल्फर के भी एक ध्यान रखें। तो इसलिए आप फॉस्फेट के रूप में आप ध्यान रखें कि अगर फॉस्फेट के रूप में SSP के रूप में दें तो उसमें जो है ये रहेगा कि सल्फर ही ऑलरेडी उसमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर फॉस्फेट DAP के जगह पर आप SSP को चुनते हैं तो आपका जो सल्फर की मात्रा है स्वतः प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब, किसान भाई ये सब देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से अगर उन्हें कुछ इस रामदाने के बारे में, खेती के बारे में और अपनी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। किसान भाई एक बात जाने कि चौलाई जो है अभी प्रोटीनस के रूप में एक ऐसा क्रॉप है जिसमें कि बैलेंस फॉर्म में प्रोटीन एमिनो एसिड अवेलेबल, करीब सब एमिनो एसिड अवेलेबल है। इससे जो है अभी बच्चों को फूड बनाया जाता है जो कि और किसी फसल में एक तरह नहीं देखा गया है कि जो इतना बैलेंस फॉर्म में जो है एमिनो एसिड, करने का मतलब सब एमिनो एसिड 16 एमिनो एसिड है वो करीब सब अवेलेबल है। मेथियोनिन की मात्रा बहुत होती है, तो ये सब जो है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है बैलेंस उसके फूड के लिए। तो इससे अभी फूड भी बनाया जा रहा है। तो आप यह ध्यान रखें कि इसको खाने में अगर आप चाहें तो इसका जूस वगैरह मिल्क शेक बनाकर इसके बीज को एक कुकर सीटी में पकाकर इसको मतलब कि एक मिल्क शेक बना के बच्चे को दे सकते हैं, बहुत पौष्टिक है। तो इसलिए चौलाई की खेती करें। प्लस आप जो है इसके साग के रूप में तो अभी तक खाते आए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बैलेंस फॉर्म में जो है बैलेंस प्रोटीन के लिए जो है इसका जो है आप मिल्क शेक वगैरह बच्चों को जरूर पिलाएं। तो आप किसान भाई जो अभी इसकी खेती कर रहे हैं, रामदाना की खेती कर रहे हैं, उसके बारे में आप अपनी कोई सलाह दे सकते हो उन्हें जिसके उनकी फसल अच्छी तैयार हो? किसान भाई, आप ये जानते हैं कि आपके यहाँ आपके क्षेत्र में जो है अम्लता का प्रभाव है, तो अम्लता को प्रभाव करने के लिए अगर है तो उसके लिए जो है आप चूना का प्रयोग जो है 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो लाइन में लगाते हैं उसमें डालें। और ये तो हुआ अम्लता का। दूसरी है कि आप बैलेंस फॉर्म में, कहने का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा आप डालें। हर फसल को जो है पंक्ति में लगाएं, जिससे कि आपको इंटरकल्चरिंग करने का मतलब घास वगैरह निकालने में या दवा छींटने में इन सभी में आपको आसानी होगी। इस तरह से ध्यान दे के आप खेती करें कि लाइन में ही उसकी
सोइंग करें। आपने देखा हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी रामदाने के उस पे विषय पे। तो जो भी किसान भाई हमारे हैं वो इससे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्या बात है कुमार जी, आप जब भी जानकारी लाते हैं ना एकदम बहुत महत्व। हम तो लाजवाब बोलेंगे क्योंकि रामदाना की खेती, रामदाना सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। बात अभी रामदाने के लड्डू पानी को अपने मुंह में रखें, क्योंकि हम लोग जानकारी किसान भाई बंधु को दे चुके हैं। जी बिल्कुल, वो इसका फायदा उठाएंगे। रामदाना की खेती बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया और उन्हीं प्रभेदों का चयन करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको 100% से भी ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। हमको लगता है कि अब आज के अंक का समय हो चुका बिल्कुल है। तो हम आपसे आज्ञा लें, उससे पहले आप कागज कलम उठाएं और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी देनी हो या सुझाव देना हो या जानकारी लेनी हो, आप खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमारे मंगरा भाई, हमारे पत्रकार बंधु और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।